हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक हाल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। तो आज न्यूज पंच में जिन खबरों पर होगी हमारी पहली नजर, सबसे पहले रुक करते हैं उन टॉप लाइंस का। तो टॉप लाइंस में सबसे पहले बात यूनुस सरकार की। यूनुस राष्ट्रीय शत्रु, कौन कह रहा है यूनुस को राष्ट्रीय शत्रु? आपको बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश में इस समय क्या कुछ चल रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि कैशलेस होने जा रहा है टोल प्लाजा, और जब ये कैशलेस होगा तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा वो बताएंगे। और उसके अलावा अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे रेलवे के अर्जुन के बारे में। जी हाँ, कौन है ये रेलवे का अर्जुन, किस तरह से करता है ये काम, आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक और सुरक्षा संकट लगातार गहराता जा रहा है। अवामी लीग के संयुक्त महासचिव और पूर्व सांसद बहाउद्दीन नसीम ने आरोप लगाया है कि मौजूदा मोहम्मद यूनुस सरकार के हाथ खून से सने हुए हैं और देश में लोकतंत्र गंभीर संकट में है। बहाउद्दीन नसीम ने आरोप यह भी लगाया है कि यूनुस सरकार के आदेश और संरक्षण में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और खून खराबा लगातार हुआ है। नसीम ने बांग्लादेश को आतंकियों के पनाहगाह बताया है। क्यों बताया है, विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश अब आतंकियों का पनाहगाह है, ये कहा जा रहा है। आवामी लीग के संयुक्त महासचिव ने ये बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि बहाउद्दीन नसीम का कहना है कि ये सरकार जो है लगातार घिरती जा रही है। बांग्लादेश में अब लोकतांत्रिक माहौल नहीं बचा है। तो ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं यूनुस सरकार पर, और बांग्लादेश अब आतंकियों के पनाहगाह बन चुका है, ये कहा जा रहा है। मौलिक अधिकार और कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है यूनुस के रहते बांग्लादेश में। अभिव्यक्ति की आजादी अब यहाँ बची ही नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ एक और बड़ा आरोप लगा है चरमपंथियों पर। चरमपंथी समूहों को सरकार का संरक्षण दिया जा रहा है। मौजूदा सरकार अवैध कब्जे वाली सरकार बन चुकी है। तो बांग्लादेश में लगातार जिस तरह से परिस्थितियां हैं, उसको लेकर के लगातार यूनुस घिरते जा रहे हैं। बांग्लादेश आतंकियों के पनाहगाह बन चुका है और देश अब कट्टरपंथी और चरमपंथी समूहों का घर बन चुका है। अवामी लीग के संयुक्त महासचिव ने बड़े आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश इस समय जिस तरह के संकट से जूझ रहा है वो उसका सीधे सीधे यूनुस ही जिम्मेदार है। कई बड़े आरोप से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शेख हसीना अब क्या कह रही हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने यूनुस को राष्ट्रीय शत्रु बताया है। जी हाँ, शेख हसीना ने कहा है कि यूनुस जो है वो राष्ट्रीय शत्रु के तौर पर अब नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की उनके रहते जो स्थिति हुई है, सीधे सीधे उन्हीं की वजह से आज राष्ट्रीय शत्रु के तौर पर यूनुस को देखा जा रहा है। नई दिल्ली में एक सभा के ऑडियो में उन्होंने ये बात कही और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आतंक के युग में बांग्लादेश पूरी तरह से डूब चुका है। जी हाँ, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता के साथ धोखेबाजी भरी साजिश लगातार की जा रही है। यानी कि यूनुस जो है वो आम जनता के साथ एक साजिश रच रहे हैं, जनता को धोखा देने का, बांग्लादेश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश पर चरमपंथी और सांप्रदायिक ताकतें लगातार हावी हो रही हैं। विदेशी अपराधी देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। जो विदेशी ताकतें हैं वो भी बांग्लादेश को तबाह कर रही है और जो यूनुस हैं सीधे सीधे वो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। पूरे देश में अगर बांग्लादेश की बात करें तो इस समय में भय, हिंसा और दमन का माहौल है। जिस तरह से यहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो आम जनता के बीच में एक भय का माहौल यहाँ पर पनप रहा है। एक विशाल जेल बना दिया गया है बांग्लादेश को। शेख हसीना ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इसीलिए यूनुस को वो कह रही हैं राष्ट्रीय शत्रु। अल्पसंख्यकों को कठोर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर के
सामने आ रही हैं तस्वीरें, वो साफ तौर पर दर्शा रही है कि किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदू यहाँ पर उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब शेख हसीना ने साफ तौर पर कहा है कि यूनुस राष्ट्रीय शत्रु हैं। हिंसा हो रही है, लूटपाट हो रही है, वसूली की जा रही है, और इतना ही नहीं, पूरे के पूरे बांग्लादेश में यहाँ तक कि यहाँ के गांव तक अराजकता का माहौल फैला दिया गया है। लोकतंत्र की कल्पना किस तरह से की जा सकती है। संस्थाएं यहाँ की जो है वो पंगु बन चुकी है, यानी कि यूनुस के कहने पर तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। न्याय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और बुरे सपने में तब्दील हो चुकी है। यानी कि शेख हसीना का कहना है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बांग्लादेश में इस तरह के हालात बनेंगे, जिस तरह की तस्वीर बांग्लादेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से अवामी लीग आरोप लगा रही है, यूनुस का फेल्यूर कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर तो आ रहा है। वहीं शेख हसीना के बयान को अगर हम समझना चाहें तो साफ तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय शत्रु बताया है यूनुस को। और पे शेख हसीना का जो बयान है वो काफी महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रही हैं, और ऐसे में उनके पास जो अनुभव रहा है बांग्लादेश का, जिस तरीके से बांग्लादेश एक पिछड़ा हुआ देश रहा और वो लगातार विकास करता रहा। अभी बांग्लादेश एक ऐसी स्थिति में आ रहा था कि उससे यह माना जा रहा था कि विकासशील देशों की श्रेणी में वो आएगा, और ऐसे में जो छात्रों का तथाकथित आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के बाद मोहम्मद यूनुस को जो एक चीफ एडवाइजर बनाया गया, वो चीफ एडवाइजर कहीं से भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ना बांग्लादेश के पुराने संविधान में है, ना बांग्लादेश की अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें है। तो इस रूप में देखें तो मोहम्मद यूनुस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और मोहम्मद यूनुस का जो पूरा इतिहास रहा है, हालांकि जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था माइक्रो फाइनेंस के लिए, और माइक्रो फाइनेंस का अगर काम वो करते कम से कम चीफ एडवाइजर बनने के बाद भी, तब भी बांग्लादेश का बहुत भला हो गया होता। लेकिन उन्होंने वो सारे काम नहीं किए जिसके लिए उनको एक समय ख्याति मिली थी, और वो उन सारे कामों में लग गए जिसके लिए एक समय बांग्लादेश के वो तत्व बदनाम थे जो कि बांग्लादेश के वजूद पर सवाल उठा रहे थे। मोहम्मद यूनुस को एक तरीके से कहे कि पाकिस्तान रोग लग गया। उनको यह लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो खामियां हैं, उस खामियों को अपना लेने से बांग्लादेश की एक रणनीतिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, जो कि होती नहीं दिख रही है। बांग्लादेश का आंतरिक जो उद्योग है वो पूरी तरह नष्ट हो गया है। वहां की कृषि व्यवस्था चरमरा रही है। वहां कोई अराजकता की स्थिति अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कभी भी कहीं भी किसी को मार देना चाहिए। इस तरह की वहां स्थितियां बनी हुई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को तरह तरह से प्रताड़ना देकर मारा जाता है। और जो मोहम्मद नसीम ने कहा है, उनका तो एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ खुफिया एजेंसियों के लोग घूम रहे हैं, पाकिस्तानी ISI के लोग हर जगह घूम रहे हैं, वही पाए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने आप को एक आम नागरिक के रूप में रहने वाले देश के रूप में बर्बाद कर लिया, जहां सेना लगातार वहां अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रहती है, वैसा बांग्लादेश को अगर मोहम्मद यूनुस बता रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बांग्लादेश के लिए एक राष्ट्रद्रोह का काम है। और उनके अवामी लीग के जो महासचिव है, उन्होंने शेख हसीना के बयान को सही ठहराते हुए कहा है कि बांग्लादेश आज जो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि बांग्लादेश के सारे संस्थान खत्म हो चुके हैं। अब सबकी नजरें हैं कि 12 फरवरी को जो चुनाव होगा, जिसके लिए निश्चित तौर पे दो तरीके के वहाँ केंद्र बने हुए हैं। एक तारिक रहमान का है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, और दूसरा है जमाते इस्लामी, और जो अभी नई सिटीजनशिप पार्टी बनी है बांग्लादेश की, उसका एक कोलिशन है। अब देखना होगा कि इसमें किसको महत्वपूर्ण बांग्लादेश के लोग मानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश देखना होगा अखिलेश कि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के बाद किस तरह के बांग्लादेश करवट लेता है और किस तरह की स्थितियां यहां पर अब आगे पैदा होती हुई नजर आती है। क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अवामी लीग लगातार अब प्रत्यक्ष तौर पर तो चुनाव में नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि देश भर के सभी टोल प्लाजा 1 अप्रैल से पूरी तरह से कैशलेस होने वाले हैं। नए नियमों की अगर हम बात करें तो इसके तहत गाड़ी मालिक टोल चार्ज कैश की बजाय अब केवल फास्टैग या फिर
यूपीआई के जरिए ही दे पाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस कदम का मकसद लंबी कतारों को कम करना है, ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाना है और इसके साथ साथ हाईवे यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस पहल के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे हमारे संवाददाता, बताएंगे कि किस तरह से इस पहल की शुरुआत की जा रही है, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को सरकार किस तरह से बढ़ावा दे रही है। तो कैशलेस होने जा रहा है अब टोल और 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे, यानी कि नकदी लेन देन पर रोक लगेगी। पूरी तरह से नकदी लेन देन को बंद करने का फैसला लिया गया है। टोल टैक्स के लिए फास्टैग या फिर आपको यूपीआई का इस्तेमाल करना होगा। इसकी वजह, इसका मकसद अगर हम आपको बताएं तो यात्रा को सुगम बनाना है ताकि बिना रुके आप अपना टोल टैक्स चुका सकें और आप अपनी यात्रा को सुगम बना सकें। डिजिटल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो बिना रुके कटेगा टोल और ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को इससे बढ़ावा मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर हम आपकी सुविधा की बात करें तो पेट्रोल, डीजल और आपके समय की बचत भी होगी। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा था कि टोल प्लाजा पर अगर लंबी लाइन लगती है तो परेशानी एक वाहन चालक को भी होती है और लगातार इसीलिए मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। पारदर्शिता की अगर हम बात करें तो हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, यानी कि हेराफेरी या फिर किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और देश में मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम की दिशा में ये अपने आप में एक पहला कदम है। जी हाँ, तो ये पहला कदम है मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम का, जिसे दिशा दी जा रही है। अगर हम कैमरे की बात करें, सेंसर्स की बात करें तो इनके मदद से ऑटोमेटिक आपका टोल टैक्स कट जाएगा और आपकी यात्रा हो जाएगी सुगम। समय की बचत होगी, पेट्रोल डीजल की बचत होगी और आपको लंबी कतार से छुटकारा भी मिलेगा। अब इसके अलावा आपको बता देते हैं कि आपको 1 अप्रैल से किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। तो आपको ख्याल रखना होगा कि आपके फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहें, अपना फास्टैग बैलेंस आप लगातार चेक करते रहें ताकि आप अपनी यात्रा को सुलभ बना सकें। और इतना ही नहीं, अगर आप यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन में यूपीआई पेमेंट की सुविधा को भी चालू रख सकते हैं, यानी कि आपको अब टोल टैक्स चुकाने के लिए लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा सुगम होगी और उसके लिए आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप अपने यूपीआई वॉलेट में पैसा रखें, या फिर अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने अकाउंट को चेक करें, अपने बैलेंस को चेक करें और जैसे ही आप टोल टैक्स को क्रॉस करेंगे तो आपको बिना रुके पैसा कटेगा और ट्रांजैक्शन आपको पता चल जाएगा। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता दिव्यांशु इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, अगर हम नवाचार की बात करें, अगर हम वाहन चालकों को सुविधा देने की बात करें तो ये निश्चित तौर पर समय की बचत करेगा और पेट्रोल और डीजल की भी बचत होगी इस अहम कदम के साथ। देखिए बिल्कुल संध्या, जिस तरह से हमारे देश में डिजिटल क्रांति चल रही है और ये उसी का एक छोटा सा नमूना है, छोटा सा एग्जाम्पल है। 1 अप्रैल से टोल जितना हम भुगतान करते हैं वो पूरी तरीके से कैशलेस हो जाएगा। हालांकि पहले से ही फास्टैग के जिस तरह से फास्टैग हमारी सरकार ने लागू किया है, पहले से ही हम डिजिटल जो है पेमेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो कैश पेमेंट कुछ परसेंट रह गई थी वो भी अब यूपीआई के जरिए जो है वो लोग देंगे। तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल क्रांति का एक बहुत बड़ा ये एक हम कह सकते हैं कि पहल की गई है। 1 अप्रैल से लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि वो या तो फास्टैग से पेमेंट करना चाहते हैं तो अपने फास्टैग में जो पैसे हैं उसको रखें, और इसके अलावा अगर वो यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे। जाहिर है जहां पर कैश इन्वॉल्व होता है वहां पर हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है। ऐसे में भ्रष्टाचार पर भी रोक इस पर लगेगी। इसके अलावा जो टोल ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि पारदर्शिता आएगी। कहीं भी अगर कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है, और इसके अलावा बाकी सुरक्षा से जुड़े तमाम जो खर्चे होते हैं वो भी करने पड़ते हैं। और अब जिस तरह से कैशलेस ये ट्रांजैक्शन की जा रही है टोल प्लाजास पे, तो इसमें कई चीजों की बचत होगी और कई इसमें फायदे होते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल दिव्यांशु, फायदे तो साफ तौर पर नजर आएंगे, पारदर्शिता भी साफ तौर पर नजर आएगी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग रसूख का फायदा उठाते हैं टोल टैक्स क्रॉस करने के लिए, और टोल टैक्स पर कई बार हम विवाद होते हुए भी देखते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब जिस डिजिटल क्रांति की हम बात कर रहे हैं, तो ये तमाम असुविधाएं, जो तमाम परेशानियां हैं, उससे निजात मिलेगी आम वाहन चालकों को? देखिए, बिल्कुल, अगर हम टोल प्लाजा पे बात करें, जो टोल होता है वहां पर लंबी लंबी कतारें जो है वो लगती थी, ये हम देखते थे पिछले कुछ सालों तक। लेकिन जब से फास्टैग की सुविधा जो है वो लेकर आए हैं हमारे देश की सरकार जो है, उससे कहीं ना कहीं जो वाहनों की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई। कुछ ही सेकंड्स में जो टोल है वो उनके फास्टैग से कट जाता है और गाड़ियों की मूवमेंट होती रहती है। तो अब जो टोल पर भीड़ लगती थी, जो जाम लगता था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और जाहिर है आने वाले समय में जब पूरी तरीके से ये कैशलेस चीजें हो जाएंगी, तो इसमें और भी कई फायदे होते हुए नजर आएंगे। देखना यही होगा। जी दिव्यांशु, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से खास तौर पर साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहें। जय हिंद। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए बात कर लेते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अर्जुन की। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर अब आप जब भी पहुंचेंगे तो आपको यहां मिलेगा मानव रूपी रोबोट, जो नमस्कार कहने के साथ साथ सैल्यूट भी करता है और स्टेशन में घुसने वाले किसी भी लिस्टेड आतंकवादी, गैंगस्टर, बदमाश और इतना ही नहीं, तस्कर तक की पहचान करके तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भी भेज देता है। रेलवे की इस पहल रोबोकॉप की आवश्यकता और आविष्कार के बारे में विस्तार से अपने संवाददाता से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ASC अर्जुन की विशेषता के बारे में। तो रेलवे की सुरक्षा करता हुआ नजर आएगा ये रोबोट। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन अब हाईटेक हो चुका है। देश का पहला मानव रूपी रोबोट ASC अर्जुन यहां पर तैनात किया गया है। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा करता हुआ नजर आएगा अर्जुन, और इतना ही नहीं, भीड़ को नियंत्रित करेगा, जैसे कि कई काम संभालने का काम वो रोबोट करता हुआ नजर आएगा। विशाखापट्टनम में ही डिजाइन और विकसित किया गया है अर्जुन, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। तो स्वदेशी तकनीक और AI आधारित सिस्टम से लैस है ये अर्जुन। प्रोजेक्ट पर RPF की मेहनत है और ये मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। और टीम ने, आपको ये भी बता दें कि 1 साल से कम समय तक इस पर काम किया है और इसके बाद अब अर्जुन है आपकी सुरक्षा के लिए तैनात।
क्या क्या काम कर सकता है अर्जुन, आपको वो भी बताते हैं। दरअसल घुसपैठियों की पहचान करता है ये अर्जुन, और इतना ही नहीं, आपके फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से संदिग्धों की पहचान भी करता है और तुरंत आरपीएफ को अलर्ट भी भेजता है। यदि कोई संदिग्ध नजर आता है तो अर्जुन आरपीएफ की मदद करता है, अलर्ट तुरंत भेजता है और भीड़ पर ये पूरी तरह से नजर रखता है। ज्यादा भीड़ होने पर कंट्रोल रूम को सूचना भी प्रदान करता है। हाईटेक हो रहा है लगातार विशाखापट्टनम का ये रेलवे स्टेशन। अब आप जब भी यहाँ का रुख करेंगे तो आपको इस रोबोट से सामना करना पड़ेगा। 3 भाषाओं में ये घोषणा भी करता है, हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु। 3 भाषाओं में जानकारी भी प्रदान करता है और इतना ही नहीं, 24 घंटे प्लेटफॉर्म पर रहता है और पेट्रोलिंग करता है, सजग रहता है ये अर्जुन। पहले से तय रूट पर खुद को चलकर निगरानी करता है। रियल टाइम की अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग लगातार करता है और इतना ही नहीं, अगर आग लग जाए, धुआं कहीं नजर आए तो अलर्ट भी भेजने का काम करता है। यानी कि हर परेशानी का हल नजर आ रहा है इस अर्जुन में। यात्रियों से मित्रवत व्यवहार भी करता है, नमस्ते कहता है, यात्रियों का स्वागत करता है और अधिकारियों को सैल्यूट भी करता है। तो जब भी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का अब आप रुख करेंगे तो आपको तकनीक से लैस ये अर्जुन नजर आएगा, ये रोबोट नजर आएगा जो आपके स्वागत के लिए खड़ा है। और भी ताज़ा जानकारी ले लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो यही बताइए कि ये रोबोट आखिर किस तरह से विशेषताओं को लिए हुए तैयार किया गया है और इसके पीछे के मकसद की अगर हम बात करें, क्योंकि 24 घंटे तैनात रहेगा, तो क्या मकसद था, क्या सोचकर इसे तैयार किया गया है अर्जुन को? अब देखिए संध्या, जहां तक अर्जुन का सवाल है तो अर्जुन भारतीय रेल का एक अनोखा प्रयोग हम कह सकते हैं कि पहले आरपीएफ के जवान या फिर अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां जो राज्य सरकार से संबंधित होती हैं वो रेलवे स्टेशन पर पूरी निगरानी करते हैं, चाहे वो ट्रेन के बोगियों की निगरानी हो, चाहे रेलवे की पटरियों की निगरानी हो। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो मुसाफिरों के हकों की, उनके हितों की हिमायत करते हैं। लेकिन यह एक अभिनव प्रयोग है। हम जानते हैं कि भारतीय रेल दिन दूनी और रात चौगुनी लगातार प्रगति कर रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के परिचालन तक भारतीय रेल ने कई तरह के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन ये जो अर्जुन रोबोट है, यह अपने आप में अभिनव प्रयोग है कि इस रोबोट के द्वारा हम उन तमाम तरह के संदिग्धों पर नजर रख सकते हैं जो संदिग्ध हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हैं। यानी सामाजिक जो अशांति फैलाने वाले जो लोग हैं उस पर कड़ी निगरानी रखता है अर्जुन, जिसके सहारे कंट्रोल रूम को यह त्वरित जानकारी हो पाती है कि आखिर यह जो अर्जुन है वो तुरंत बताता है कि कहां पर किस तरीके की घटना हो सकती है या कहां पर किस तरीके की अप्रिय वारदात घट सकती है। इस पर रोबोट नजर रखता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नमस्ते से लेकर मुसाफिरों के गंतव्य तक पहुंचने तक, उनकी जो गंतव्य तो हम नहीं कर सकते लेकिन रेलवे स्टेशन से रेल की बोगियों में चढ़ने तक अर्जुन पूरी तौर पर मुसाफिरों पर नजर रखता है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात न घट सके। यह अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है और यह प्रयोग अगर संध्या विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर अगर सफल होता है तो मुझे लगता है कि भारतीय रेल इस प्रयोग को देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर इस रोबोट का प्रयोग कर सकता है ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। सीसीटीवी के द्वारा भारतीय रेल की यह कोशिश रहती है कि रेलवे स्टेशन के बाहर, पटरियों पर, बोगियों में और अब तो वंदे भारत जैसी ट्रेनों में सीसीटीवी या फिर अन्य ट्रेनों में भी सीसीटीवी लगाकर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने की कोशिश भारतीय रेल के जो जवान हैं, जो आरपीएफ के जवान हैं, वो सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम से तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन रोबोट के आ जाने से एक बड़ा जो है ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। पूरी तरह से एक स्वदेशी तकनीक से इसको निर्मित किया गया है, तैयार किया गया है। सीसीटीवी का आपने जिक्र किया, क्या सीसीटीवी के रिप्लेसमेंट के तौर पर हम अर्जुन को देख सकते हैं या फिर सीसीटीवी के सहयोगी के तौर पर, रेलवे पुलिस के सहयोगी के तौर पर अर्जुन पूरी तरह से काम करेगा? देखिए बिल्कुल संध्या, आपने सही कहा कि सीसीटीवी का रिप्लेसमेंट तो संभव नहीं है क्योंकि अब ट्रेन की बोगियों में हम अमूमन देखा करते थे कि महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं
रेल के बोगियों के अंदर घटित हो जाया करती थी, जिस पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी रेल के बोगियों में भी उसे लैस किया गया है। वाईफाई भी लगाए गए हैं ताकि त्वरित जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सके और किसी भी तरह के अप्रिय वारदात से निपटने के लिए आरपीएफ पूरी तौर पर चौकसी बरते। रिप्लेसमेंट तो संभव नहीं है, लेकिन यह सीसीटीवी को सहायता जरूर पहुंचा सकता है। और जिस तरीके से ये तमाम चीजों को भांप कर कंट्रोल रूम को सूचना देने की कोशिश करेगा, तो त्वरित कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई किसी भी तरह का कोई अप्रिय जो वस्तु है, अगर संदिग्ध वस्तु लेकर वो रेलवे स्टेशन के भीतर दाखिल होना चाहता है, चाहे वो हथियार हो या बम हो या इस तरह की चीजें जिससे कि हमारी शांति भंग होती हो, तो ऐसी स्थिति में रोबोट तुरंत जो है कंट्रोल रूम को जानकारी देता है और कंट्रोल रूम त्वरित उस पर कार्रवाई करता है। तो जहां सीसीटीवी के माध्यम से साझा करने के लिए तो निश्चित तौर पर ये जो रोबोट एक अर्जुन है वो से भी एक तमाम यात्रियों के लिए एक सहायक भूमिका निभाएगा। व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए काम कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही हमारे बड़े दर्शकों को एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पद्म पुरस्कार